बजाज ऑटो के शॉक ऑब्जर्वर बनाने वाली कंपनी, जो कभी एक ही क्लाइंट पर निर्भर होती थी, आज वह अपने रेवेन्यू बेस को यूरोप और इंडिया के नॉन बजाज क्लाइंट्स में फैला चुकी है। नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। तो सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी करती क्या है और यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी जो है अपना रेवेन्यू कहाँ से लेके आती है। जैसे आप यहाँ प्रोडक्ट के रूप में देख पा रहे होंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है, जैसे डाई कास्टिंग, सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक आदि ये सब चीज़ें बनाती हैं। और नीचे आओ तो नीचे यहाँ पे देखोगे कि व्हीकल में ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, फिर 4 व्हीलर, स्कूटर, 3 व्हीलर। इसके साथ ये ईवी के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाती है अपनी सब्सिडरी मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम के द्वारा। और रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिल से आता है, उसके बाद जो है 4 व्हीलर से और स्कूटर से आता है। इस कंपनी के दो सबसे बड़े मार्केट जो है इंडिया और यूरोप है। जहां इंडिया की बात करें तो यहाँ ये बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस, रॉयल इनफील्ड, होंडा और सुजुकी जैसे कंपनी को सप्लाई करती है। और यूरोप में इटली और जर्मनी, जहाँ ये 4 व्हीलर ओईएम और आफ्टर मार्केट दोनों का सर्विस करती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये कंपनी गाड़ियों के अंदर लगने वाले मैकेनिकल पार्ट बनाकर बेचती है और अब ईवी कंपोनेंट्स और यूरोप बिजनेस में एक्सपेंड कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चेक करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई सेल या बाई रिकमेंडेशन नहीं है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप लगभग 37,000 करोड़ रुपए का है, और पी जो है वो 38 का है, और ROE 15 और ROC 18 का है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 75% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.19 का है। अभी जो डेब्ट है वो 1327 करोड़ का है। EPS की बात करते हैं तो 67 रुपीज़ का है। रेशियो की बात करते हैं तो वो 1.43 यानी 1 से यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। और नीचे आओ तो यहाँ पर देखोगे फ्री कैश फ्लो इनके पास 595 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट ग्रोथ 23.6% का है। नीचे आते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ये लास्ट क्वार्टर है मार्च 2026 का, ये 4086 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करते हैं। यानी मार्च 26 वाले क्वार्टर में कंपनी का बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ पे आप पीछे देख पाओगे कभी भी इनका जो है क्वार्टर में 4000 करोड़ की सेल्स नहीं हुई है। ये सेल्स आपको पहली बार 4000 करोड़ पार हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे 276 करोड़ निकल के आता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको 24% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिखता है। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 1% से ये बढ़ा हुआ है। देखने में तो आपको ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये सस्टेन ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंट है। आप पीछे भी देखोगे तो 13% लगातार 3 क्वार्टर में रहे। उसके पीछे भी देखोगे तो 14%, फिर उसके 3 क्वार्टर में देखोगे। मतलब ये है कि मार्च वाले क्वार्टर में यहाँ पे ये 14%, फिर 26 में भी 14%, उसके पहले वाले मार्च क्वार्टर में देखोगे वहाँ भी 14%। इसके अतिरिक्त तीनों क्वार्टर में आप देखोगे 13%। यानी इस आधार पे कह सकते हो कि ये ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट बनी हुई है। नीचे आते हैं इनके ईयरली डाटा पर, तो यहाँ पर भी देखोगे इनके सेल्स में जो 2 मार्च 2026 वाला ईयर है, यहाँ पे 14,500 करोड़ का ये सेल्स निकल के आता है, जो कि इसके पहले ये ऐसा कभी नहीं हुआ। आप पीछे देख सकते हैं। मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन पहले यहाँ पे 16% की रही है, लेकिन अभी क्या है 13% की बनी हुई है मार्जिन। और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपका जो है ये 952 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि 2015 से लगभग 4.25 गुना से अधिक है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2015 में कितना था, 254 करोड़, और अभी कितना है 952 करोड़। यानी ये लगभग 4 गुना के आसपास निकल के आएगा। हम देखेंगे इनका बैलेंस शीट कैसा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इनका कर्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और 3 साल पहले यहाँ पे कितना था, 515 करोड़ रुपये मात्र था, और अभी कितना हो गया 1327 करोड़ रुपए। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये कैपेक्स के लिए बढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि रिसेंट ईयर्स में कंपनी का बोरोइंग जरूर बढ़ा है, लेकिन ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए है। आ जाओ इनके कैश फ्लो को चेक करते हैं कि इनका कैश फ्लो कैसा है। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे 1851 करोड़ रुपए का कैश फ्लो इनके, यानी जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, यानी ऑल टाइम हाई पर है।
लेकिन ये हैवी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है 1816 करोड़ रुपए आप नीचे देख पाओगे ये। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से इनका जो नेट कैश फ्लो है वो निगेटिव निकल के आ रहा है 179 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना ऑपरेटिंग कैश अग्रेसिवली नए कैपेसिटी या एक्सपेंशन में लगा रही है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये आपका इनका निकल के आता है 595 करोड़ रुपए का, जो कि एक हेल्दी साइन है। फिर रेशियो के बारे में देखते हैं तो रेशियो यहाँ पे देखोगे कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे देख पाओगे ये निगेटिव निकल के आता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कंपनी जो है अपने सप्लायर्स के पैसे पहले यूज कर लेती है कस्टमर से पैसा आने से भी पहले। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है। हम इसको वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दी थी। ये देखो यहाँ पे जो कंपनी का पी है वो लगभग 39 के करीब है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 29 है। यानी स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के एवरेज पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और पेग रेशियो ये लगभग 1.5 के करीब है। यानी यदि 1 से ऊपर पेग रेशियो होने का मतलब है ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेच आपको लग सकता है। फिर उसके बाद हम इसके डाइवर्सिफिकेशन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो बजाज ऑटो का रेवेन्यू शेयर जो है पहले 14% के करीब हुआ करता था यहाँ पर देखो, और अभी कितना हो गया? 35% के पास ही रह गया। मतलब कंपनी जो है डाइवर्सिफाई हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक आपको यहाँ कंसर्न भी दिख रहा होगा, यह है यूरोप का। यहाँ पे देखो 2023 में इनको कितने ऑर्डर मिले थे? 84 मिलियन यूरो के, और अभी 2026 चल रहा है। यहाँ पे देखो कितने हैं? केवल 16 मिलियन यूरो के ऑर्डर है यानी के मिले हुए हैं। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे R&D का एक्सपेंस इनका जो है ये लगभग 1.25% के करीब हुआ करता था और अभी 1% से भी कम हो गया है। यानी लॉन्ग टर्म इनोवेशन के लिए ये देखने वाली बात है। अब आ जाओ देखते हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स का देखोगे प्रमोटर जो है वो कंसिस्टेंट 75% के साथ लगातार बैठे हुए हैं, नो चेंज। FI की बात करते हैं तो ये अपना स्टेक 13% के आसपास बना के रखे हुए हैं। कभी थोड़ा सा खरीदते हैं, कभी थोड़ा सा बेचते हैं। और DIs की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में देखोगे 2023 में तो ये लगभग 16% के करीब थे, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखोगे यहाँ पे ये लगभग 10% के करीब, यानी 9.5, 9, फिर 9.20, फिर 9.77% अभी इनके पास स्टेक बचा हुआ है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास मात्र केवल 2%, यानी 98% किसके पास है? प्रमोटर और FI और DI के पास में है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करोगे तो केवल 87,000 यहाँ पे शेयर होल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये था एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का कंप्लीट फंडामेंटल ब्रेकडाउन। और हाँ, 13 अगस्त को इनका रिजल्ट आने वाला है, उस पर नज़र बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी आपको आगे चार्ट में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फंडामेंटल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पर और वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं इनके चार्ट पर और सबसे पहले हम देखेंगे इनका डेली चार्ट। अभी जो मार्केट है वो लगभग 27 रुपये के आसपास चल रहा है इनका प्राइस। और हम बात करते हैं इनके रजिस्टेंस की, तो यहाँ पे आपको रजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये मैंने मार्क कर रखा है। ये देखो, ये लगभग जो इनका फर्स्ट रजिस्टेंस निकल के आता है वो लगभग 2800 रुपये के आसपास निकल के आएगा। और अगर हम टोटल रजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो ये देखो मैंने मार्क कर रखा, पीछे भी यहाँ पे आप देख पाओगे, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ पे भी ये पहले रजिस्टेंस फेस कर चुका है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया तो, लेकिन ये फिर से एक डिप आती है और उसके बाद से ये फिर शार्प करेक्शन आती है, उसके बाद ये फिर से अपने लगभग इसी जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यानी जो हमारा 2800 का ये रेजिस्टेंस है और अभी कितने ट्रेड कर रहा है? 2700 रुपये के। तो यदि इसको ये 2800 रुपये के जोन को क्रॉस करता है तो इसके ऊपर हमें अलर्ट लगा के रखना चाहिए और हमें अपने वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखना चाहिए कि इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी आगे की चाल डिपेंड करेगी कि आगे कंपनी क्या करने वाली है। क्योंकि फंडामेंटल तो आपने देख ही लिया, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसको हम एक नज़र वीकली में देखते हैं। तो वीकली में आपको यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो, ये है हमारा इनका वीकली चार्ट। वीकली में आपको यहाँ पे और वही चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगी। ये 2024 के जुलाई में यहाँ से बाद एक लंबी डिप आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक वापस से रिकवरी होती है और उसके बाद ये जो इसका जोन है 2800 रुपये का, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर थोड़ा सा ये सस्टेन तो करती है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो इनका 379 का है ये
वहाँ तक तो टच करती है, लेकिन वहाँ पे ये रुक नहीं पाती, यानी जो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये टिक नहीं पाती और ये फिर से एक डिप में आ जाती है। लेकिन ये पिछली बार से इस बार जो है काफ़ी ऊपर से ही यहाँ से ये फिर से रिकवरी करके अपने फिर से 2800 रुपये का जो इनका रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे ये अभी जो है ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखोगे ये इस वाले जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा 2800 से 3000, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमको केवल ये करना है कि यदि इस वाले जोन को ये क्रॉस करती है तो हमें इसके बाद यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब क्या है, यदि डेली बेसिस पे ये ब्रेकआउट करती है तो फिर हमें आगे के लिए तैयार होना चाहिए। और यदि ये पोटेंशियली ब्रेकआउट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जब ये ब्रेकआउट होगा तब हम उसके बाद देखेंगे, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। तो ये है इनका मंथली चार्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे मंथली चार्ट में भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और आपका ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस, यानी जो इनका ऑल टाइम हाई है। यदि ऑल टाइम हाई के ऊपर डेली बेसिस में क्लोजिंग देती है तभी ये हमारा ब्रेकआउट मानेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आप देख पाओगे यहाँ पे कितनी ही बार, ये देखो यहाँ पे सबसे पहली बार गया, फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, फिर उसके करीब 2 बार और, यानी 4 से 5 बार ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब गया और वहाँ से ये फिसल करके वापस आ गया। तो जब तक ये क्लियर ब्रेकआउट ना दे दे तब तक एंट्री लेना खतरनाक है। लेवल्स की बात कर लेते हैं कि लेवल्स में आप देख पाओगे सबसे पहले जो आपका मेजर रजिस्टेंस निकल के आता है वो 3079 यानी 3080 रुपये का यहाँ पे आपको निकल के आता है, जो कि इनका 52 वीक हाई भी है। और इमीडिएट सप्लाई जोन जो है वो 2750 से 3000 का है, यानी ये वाला जो इनका आप इसको रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हो, यानी जो छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा वाला तो आपको 3080 का यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये 2800 का जोन जो है ये आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी इसके ऊपर आप ऊपर टिक पाओगे। और ये डायरेक्ट अगर करता है ये यहाँ से ऐसे तो फिर दिक्कत होगी। और ये यहाँ से यदि कंसोलिडेट करके तब ऊपर जाता है, यानी जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता है, तो ये अच्छा एक ब्रेकआउट साइन माना जाएगा। यदि हम यहाँ पे मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको ये दिख रहा होगा 2461 रुपये का मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। इसको यदि आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट हमारा ये क्यों है। ये देखो आपको आ रहा समझ में, क्योंकि ये हमारा पहले एक रेजिस्टेंस जोन रह चुका है, यहाँ पे सपोर्ट रह चुका है और यहाँ पर भी ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों रह चुका है। तो अभी ये हमारा मेजर सपोर्ट की तरह से काम करेगा 2461 रुपये, यानी लगभग 2450 मान लीजिए। यानी सिंपल भाषा में अगर कहें कि जब तक स्टॉक 2450 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये साइन पॉजिटिव माना जाएगा, और यदि इसके नीचे आता है तो फिर हमें छोड़ देना है। और हम ब्रेकआउट तभी मानेंगे जब डेली में क्लोजिंग बेसिस पर 3080 रुपये के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है, तब फिर हम आगे के मूव के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज इसको अलर्ट लगा के छोड़ देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करें स्मार्ट ट्रेड देसी स्विंग ट्रेडर के साथ।